नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम प्रतीक पार्ट 2। क्योंकि टकलियों का खुद कहना था कि उनके क्षेत्र में पुरुषों के लिए प्रवेश वर्जित है और यदि कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो वो उसे सूली पर चढ़ा देंगी। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जंगल में जो चिरी फटी लाशें मिली हैं उस विवत्सा का जिम्मेदार कोई और है। यदि उनके क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाए तो खूंखार टकलियां हमारे लिए भविष्य में कोई मुसीबत नहीं बनने वाली हैं। हमें अपना ध्यान उनसे हटा लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस पूरे जंगल में ऐसे बहुत से खूंखार व हिंसक कबीले हैं जहां पर जाना प्रतिबंधित है। वहां के कबीलाइयों से जान का हमेशा खतरा होता है। हम ऐसे कबीलों को खत्म नहीं कर सकते। फूजो बोले, जैन ठीक कहती है भेड़िया। मेरे जासूस पशु पक्षियों ने जंगल में किसी विकराल आकृति का साया देखा है, मगर वे उसकी गंध नहीं पा सके। हाँ, इसी बीच कई और लोग चिरे फटे उल्टे टंगे पाए गए हैं। कोबी पेड़ पर उल्टा लटका किसी की गंध पाने की चेष्टा कर रहा है। कोबी सोचने लगा, किसकी आवाज थी? 3 दिनों से लटका हूँ। मेरी भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़िए अभी तक उस आवाज का रहस्य पता नहीं लगा पाए। जंगली कबीले के लोग भी उस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा कर रहे थे। वे बोले, अरे वो देखो, ये कौन उल्टा लटका है? जंगल में कोई दरिंदा लोगों को मारकर उल्टा टांग रहा है। एक जंगली ने कहा, कोबी मर गया। अरे ये तो कोबी है। उसी दरिंदे ने कोबी को भी चीर फाड़ कर उसे भी उल्टा टांग दिया। जंगली आपस में बात करने लगे, कोबी मारा गया, कोबी मारा गया। कोबी ने कहा, तो फिर मैं कौन हूँ? जंगली बोले, कोबी तुम। कोबी बोला, दरिंदे ने मुझे चीर फाड़ कर उल्टा टांग दिया है। जंगली बोले, हाँ कोबी, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। तुम्हारे शरीर पर खून लगा देखकर हम समझे कि तुम। कोबी ने कहा, तुमसे देखा नहीं जा रहा था तो तुम्हारी आंखें बंद कर देता हूँ कमबख्तो। मैं पेड़ से उल्टा लटककर योग साधना कर रहा था और तुमने मुझे चिरा फटा समझ लिया। खून तो शिकार का लगा था मेरे शरीर पर। जंगली बोले, आह नहीं, हमसे भूल हो गई, हमें छोड़ दो कोबी। एक जंगली ने कहा, हाँ उन्हें छोड़ दो कोबी, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। दूसरा बोला, ये बताने के लिए कि कोई शहरी भेड़िया के किले को ढूंढ रहा है। और वो? कोबी ने कहा, भेड़िया के किले को शहरी? दूसरा जंगली बोला, बाकी हमें बताने दे छल्लू। जंगली ने कहा, कोबी हमारा गला तो छोड़ो। कोबी बोला, ठीक है। जंगली ने कहा, हाँ कोबी, वो खुद को जैन का मंगेतर बता रहा था। कोबी बोला, मंगेतर? जैन का मंगेतर? उसने जंगली को उछाल फेंका। कोबी ने कहा, क्या बोला? तेरा साथी क्या बोल रहा था? उसने दूसरे जंगली को भी फेंक दिया। कोबी ने कहा, तू भी तो वही बोल रहा था। उन तीनों ने बोलने में देर लगाई, तू जल्दी बता। कोबी बोला, अरे इन चारों की तो बोलने से पहले ही बोलती बंद हो गई। कोबी जोर से चिल्लाया, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के कमबख्त के मारो भेड़ियों। कोबी ने भेड़ियों से कहा, मुंह क्या देख रहे हो कमबख्तों? जाओ जंगल में चारों तरफ फैल जाओ और ढूंढ कर बताओ मुझे उस हरामखोर आदमी का पता जो जंगल में भेड़िया के किले का पता पूछ रहा है और खुद को मेरी पत्नी का मंगेतर बताता है। मेरे नाखून मचल रहे हैं उसको चीर फाड़ कर पेड़ पर उल्टा टांगने के लिए। जाओ जल्दी जाओ। कोबी के भेड़ियों ने एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन था उसे घेर लिया। जॉन ने कहा, हटो, हुश, जाओ यहाँ से। कोबी बोला, जाएगा तो तू अपनी जान से। जॉन ने कहा, ओ माय गॉड, हु आर यू? कोबी सोचने लगा, ओह इसे कैसे पता चला कि मैं हु की आवाज़ से घबराया हुआ हूँ? उस आवाज़ से मेरी टांगें कांप गई थी और मैं अपने भेड़ियों के सामने लड़खड़ा गया था, इसलिए 3 दिनों से पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था ताकि दोबारा मेरी टांगें न कांपे। कोबी बोला, लेकिन ये रहस्य किसी को बताने के लिए जिंदा तो बचने नहीं वाला है। भेड़िया का पता तू ही पूछ रहा है, जैन का मंगेतर तू ही है। जॉन ने कहा, हाँ, पर तुम कौन हो? कोबी ने कहा, कोबी, जैन का पति। जॉन बोला, क्या? उफ। कोबी ने अपने भेड़ियों से कहा, जाओ इसे अपना भोजन बना लो, एक भी हड्डी साबुत मत छोड़ना। तभी जैन वहाँ पहुंची और बोली, ठहरो, ये मेरा मेहमान है कोबी। कोबी बोला, इसने अपनी मौत मेरे हाथों खुद बुलाई है। ये खुद को तुम्हारा मंगेतर बताकर भेड़िया के किले के बारे में पूछ रहा था। जैन बोली, ये अपने आप को मेरा मेहमान बता रहा होगा। कोबी बोला, पर वो जंगल के लोग तो मंगेतर कह रहे थे। जैन ने कहा, सुनने में भ्रम हुआ होगा, अब तुम जाओ कोबी। कोबी बोला, कमाल है, मेहमान को मंगेतर सुन लिया। कोबी ने भेड़ियों से कहा, खड़े क्यों हो हरामखोरो, अब जाते क्यों नहीं? और जिन्होंने मुझे ये खबर दी थी वो कहीं पर मिल जाएं तो ज़रूर बताना। तभी भेड़िया वहाँ पहुँचा और बोला, जैन ये आदमी? जैन ने कहा, भेड़िया ये मेरा मेहमान है, मेरा पूर्व मंगेतर भी। जॉन बोला, जैन ये सब क्या है? ये तुम कहाँ जंगल और जंगलियों में आकर रहने लगी हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
जैन ने कहा, मगर मैं ऐसा ही समझ बैठी थी। कभी कभी कोई किसी के लिए कांटों को भी अपनाता है, जिन्हें अपना समझा उनसे भी जख्म खाता है। जॉन को किले के कक्ष में पहुंचाने के पश्चात भेड़िया ने कहा, ये सब क्या है जैन? जॉन एकाएक यहाँ कैसे आ गया? जैन बोली, मैंने उसे संदेश भेजकर बुलाया है। मैं उसके साथ वापस फ्रांस लौट जाना चाहती हूँ। भेड़िया ने कहा, मगर क्यों? जैन बोली, मैं तुम्हारे और सुकन्या के बीच में नहीं आना चाहती। भेड़िया ने कहा, तुम मेरे और सुकन्या के बीच में नहीं हो। मेरे और तुम्हारे बीच में सुकन्या कहीं नहीं है। मुझे समझने की कोशिश करो जैन। जैन बोली, मैंने तुमसे हकीकत छुपाई थी भेड़िया। काजीरंगा पहाड़ी के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वहाँ प्रेमी अपने प्रेम की परीक्षा के लिए जाते हैं। मैं भी तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए वहाँ ले गई थी और आखिरकार वहाँ घटनाक्रम में तुम्हारे हृदय की छुपी सच्चाई मेरे सामने आ ही गई। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ सुकन्या है। आज गुरु नास्त्रान की भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया है मुझे। भेड़िया ने कहा, गुरु नास्त्रान? जैन बोली, हाँ, मैं नास्त्रान कबीले में गई थी। गुरु नास्त्रान भविष्य बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सुकन्या का प्रेम अधूरा था। अपने अतृप्त प्रेम की खोज में सुकन्या ने कई जन्म लिए, मगर किसी भी जन्म में वो अपना प्रेम न पा सकी, क्योंकि 50,000 साल तक तुम सोने की मूर्ति में बदले चट्टानों में दफन रहे। उन्होंने बताया कि इस बार उसकी ये तलाश पूर्ण हो जाएगी। इस बार वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगी। उसकी पहचान होगी नीलमणि। जैसे ही सुकन्या नीलमणि के निकट आएगी, उसकी चमक बढ़ जाएगी, क्योंकि सुकन्या नीलमणि के साथ पैदा हुई थी। वो आत्मिक रूप से नीलमणि से जुड़ी है। जब तक वो जीवित रहेगी, नीलमणि चमकती रहेगी। उसके मृत्यु के पश्चात वो निस्तेज हो जाएगी। याद करो भेड़िया, उस वक्त सुकन्या की याद में नीलमणि तुम्हारे हाथ में चमक रही थी, जिसके थोड़ी देर बाद पराक्षी की चीख सुनकर तुम्हारे मुंह से सुकन्या नाम निकला था। भेड़िया ने कहा, ओह, तो उस वक्त तुम वहीं थी। फिर भी जॉन को मना कर दो, उसे वापस भेज दो। तभी जॉन किले से बाहर जाने लगा। जैन ने कहा, ठहरो जॉन, कहाँ जा रहे हो? जॉन ने कहा, वन भ्रमण को। देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जिसने तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया। जैन बोली, नहीं, शाम हो चुकी है। जंगल में अकेले निकलना खतरनाक होगा। जॉन ने कहा, कुछ नहीं होगा, जल्दी ही लौट आऊंगा। जैन बोली, भेड़िया कहाँ गया? जैन सोचने लगी, अपने कक्ष में चला गया होगा। शायद वो समझ गया होगा कि अब मैं जॉन को मना नहीं कर सकती। कोला कबीले ने भेड़िया की सुरक्षा के दायरे में आने से मना कर दिया था। कबीलेवासी बोले, सुरक्षा का दायित्व नोकिया देवी का है। देवी की कृपा से उन्हें बड़े ही विचित्र ढंग से प्राप्त होता था शिकार। कबीले के चारों ओर फैली कैक्टस की झाड़ियों में आ फंसे शिकारों को मारना उन्हें जंगल में जाकर ढूंढकर मारने से कहीं अधिक आसान था। उसके बाद मशालों की रोशनी में रात भर उत्सव, नाच गाना, खाना, सभी कुछ आसानी से प्राप्त होता है। पर सभी को सब कुछ आसानी से प्राप्त नहीं होता। कोबी बोला, कमबख्त, एक बार मिल तो जाए, मेहमान को मंगेतर सुन लिया। मान्यता है कि चांद दिखते ही भेड़िए रुदन करते हैं। कोबी दोपाया भेड़िया है, तो भेड़ियों का ये गुण उसमें भी है। कोबी के रुदन से जंगल थरथरा उठता था, मगर ये फिर किसके रुदन से वातावरण में खौफ फैल गया। कोबी की आवाज़ एक बार फिर जैसे गले में घुट गई थी। कोबी बोला, अबे, कौन है बे? कोबी ने कहा, अबे, ये क्या है? कोबी सोचने लगा, धत तेरी की, ये तो मेरी ही पूंछ है, मगर ये कमबख्त पूंछ पीछे से आगे को कैसे आ गई? अबे, इसे तो दुम दबाना कहते हैं। अबे कोबी, तेरी दुम दब गई और भेड़िए देख रहे हैं, ये समझ रहे होंगे मैं डर गया। अबे लानती, निकल ले यहाँ से। रुदन इतना शक्तिशाली था कि कोला कबीले में हड़कंप मच गया। कबीलेवासी बोले, उफ, ये रुदन था या कोई तूफान? रुदन थमा नहीं था। कबीलेवासियों पर अचानक वार होने लगे। कबीलेवासी ने कहा, बचाओ, अपने आप को बचाओ। कांटे जो हमारी रक्षा करते हैं, इस रुदन के कारण चले तूफान से हमारी जान के दुश्मन बन रहे हैं। यह शक्तिशाली रुदन ही इस तूफान का कारण बन रहा है। ये कोई बला है, देवी की शरण में चलो। सोई जानता था कि किसकी शरण में जाना चाहिए। सोई सोचने लगा, उफ, नगाड़ा तो काफ़ी ऊंचाई पर अटका है। मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकता, पर उसे हासिल करना जरूरी है। मुझे नगाड़े तक पहुंचना ही होगा। ये कोशिश करनी ही होगी, वरना कोई नहीं बचेगा। सरदार ने कहा, सोई, तू क्या कर रहा है? वहाँ कहाँ जा रहा है? सोई सोचने लगा, मैं नगाड़े तक आ पहुँचा। आज डर उसके आसपास भी नहीं फटका था। डर मौत का ही था, और आज तो मौत चप्पे चप्पे पर फैली थी। आज मौत ने ही मौत का डर मिटा दिया था। नगाड़ा संदेश भेड़िया तक आ पहुंचा था। भेड़िया सोचने लगा, उस तीव्र रुदन के कारण फिर से मची भगदड़ को यहाँ फूजो बाबा संभाल रहे हैं। सुई का कबीला संकट में है। सुई मुझे नगाड़ा संदेश भेजकर बुला रहा है। कोला कबीले में मौत का आतंक मचा था। कबीलेवासी बोले, देवी नोकिया, मदद। सुई की बाँछें खिल गई थी।
भेड़िया सोचने लगा, गुरुराज भाटिकी की सिखाई वज्रकाय विद्या का प्रयोग मुझे इन कांटों की चुभन से घायल होने से बचाए हुए है। सुई ने कहा, भेड़िया, पूरा कबीला संकट में है। भेड़िया बोला, अपनी ढालों का प्रयोग करो, एक छत सी बनाते हुए उनकी ओट में छुप जाओ। सारे कबीले वासियों ने ढालों का प्रयोग करके एक छत बना ली। भेड़िया के कहने पर सुई भी उस ओट में चला गया। भेड़िया ने कहा, रुदन के स्वर से ही तबाही आ रही है, मगर घने अंधकार और चारों ओर फैले कैक्टसों के कारण रुदन करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। आखिर कौन है वो? ढूंढना होगा उसे। यहाँ रुदन का स्वर और भी तीव्र है। मुझे लगता है वो जो कोई भी है आसपास ही है। रुदन और भी तीव्र हो गया। भेड़िया ने सोचा, उफ, ये तो कानों के पर्दे फोड़ दे रहा है। सावधान रहना होगा, मुझे एकदम सावधान। फिलहाल वो मुझे नहीं दिख रहा, मगर शायद वो मुझे देख पा रहा है। रुदन की दिशा का अनुमान लग रहा है। ओह, वह साया। साय को देखकर भेड़िया सोचने लगा, यही है वो। उफ, कौन है ये शैतान? पूरे जंगल में खलबली मचा दी है इसने। कई मौतों का जिम्मेदार है ये। अब इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, बल्कि अब ये इस दुनिया से ही ओझल होगा। जैन जंगल में रुकेगी या जॉन के साथ जाएगी, यह जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। जारी रहेगा कांटों भरा अंतहीन सफर। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।